Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 7th of June 2024. तो गाइज आज है तारीख 7 जून 2024 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है माउंट कैनलोन वॉल्केनो को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रेफरेंस में आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स है, बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, इस पर्टिकुलर बॉडी ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ग्लोबल सेलिब्रेशंस को लीड किया है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि अब की बार का जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024 का थीम है वो है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि सऊदी अरेबिया वो देश है जिसने अब की बार इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट डे के ग्लोबल सेलिब्रेशंस को होस्ट किया है। तो बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली, या ऑप्शन नंबर बी 2 and 3 ओनली, या ऑप्शन नंबर सी 1 and 3 ओनली, या ऑप्शन नंबर डी तीनों के तीनों सही हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूं। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। अब दोस्तों, कल पूरे देश में इस पूरे मुद्दे को लेकर बहुत ज़्यादा बवाल हुआ। इवन कल से अभी तक, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करने बैठा हूं, थोड़ी देर पहले तक भी जो हमारा ट्विटर प्लेटफॉर्म है, जिसको अब एक्स के नाम से जानते हैं, वहाँ पे ये टॉपिक्स लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। दोनों जो पार्टीज़ हैं, जो रूलिंग पार्टी है, अपोजिशन पार्टीज़ है, वो इस मुद्दे पर बढ़ चुकी हैं। काफ़ी बवाल चल रहा है और आने वाले समय पर आपको बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स भी देखने को मिलने वाले हैं। इवन आज का जो न्यूज़पेपर है द हिंदू का, वहाँ पर भी पेज नंबर 10 या 11 के ऊपर ये आर्टिकल प्रेजेंट है और इसके अंदर भी वही सारी डिटेल्स मेंशन की हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, इसके बारे में समझाता हूँ पूरा मुद्दा क्या चल रहा है आजकल, जानना ज़रूरी भी है। प्लस यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी होंगे जो आगे मैं बताऊँगा सीआईएसएफ के बारे में, जो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब बात यहाँ पर यह होती है, जो एक एक्ट्रेस है कंगना रनौत, नाम इनका पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि न्यूज़ में चलता रहा। रीज़न ये है, अब की बार इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा। तो बीजेपी की एमपी इलेक्टेड हैं, स्पेशली कहाँ से, हिमाचल प्रदेश के मंडी वाले रीजन से। अब होता यह है, कल के दिन यानी थर्सडे की बात की जा रही है, कल जब ये जा रही थी तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जो सीआईएसएफ प्रेजेंट है, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, तो सीआईएसएफ की एक महिला आती हैं और जो भी यहाँ पर सिक्योरिटी चेक चल रहा था उस दौरान आकर यहाँ पे कंगना रनौत के फेस पर हिट कर देती हैं, एक स्लैप कर देती हैं। ये वीडियोस आपने कल देखा होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, पूरी तरह से ट्रेंड में था। ये वो महिला आपको देखने को मिलेंगी, नाम है इनका कुलविंदर कौर, जिस वजह से मामला काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया। अब होता क्या है कि ये जो महिला है, इनको ड्यूटी से सस्पेंड भी कर दिया गया है। जब ये पूरा का पूरा मामला निकल कर आया तो उसके बाद कंगना रनौत ने वहीं एक्स प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर किया। उस वीडियो के अंदर में यहाँ पर इन्होंने ये सारी की सारी बताई कि भाई सिक्योरिटी चेक पे जब पहुंची तो यहाँ पर एक महिला आई पीछे से और उन्होंने यहाँ पर इस तरीके से उनके फेस पर हिट कर दिया और उनको एब्यूज़ भी किया। अब होता क्या है कि ये बोलती हैं, जब मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों किया गया, तो वो जवाब देती हैं कि मैं फार्मर्स प्रोटेस्ट के सपोर्ट में हूँ। ठीक है, और फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर आपको पता है ना, जो किसान आंदोलन हुआ था, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चला 2020-21 के अंदर में, बहुत सारे फार्मर्स यहाँ पे दोस्तों प्रेजेंट थे। आपने कुछ फोटोज़ वगैरह देखे होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये फार्मर प्रोटेस्ट के फोटोज़ आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ठीक है, तो बड़ा प्रोटेस्ट चला। तो उस बड़े प्रोटेस्ट के दौरान यहाँ पे कंगना रनौत का कुछ स्टेटमेंट्स हमने देखे थे। तो वो यहाँ पर ये जो कुलविंदर कौर हैं वो ये बोलती हैं कि इन्होंने यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उसी की वजह से यहाँ पर मैंने हिट किया है। और यहीं पर इन कांस्टेबल महिला का एक वीडियो भी आया है। इस वीडियो में वो कह रही हैं कि कंगना ने कहा था कि 100 रुपये के खातिर जो लोग हैं वो किसान आंदोलन में बैठ रहे हैं। जब ये बयान दिया तो यहाँ पे ये जो महिला ये बोलती हैं, मेरी जो मदर हैं वो भी वहाँ बैठी थी। तो
मेरी मदर भी वहाँ बैठी थी और आपने ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिस बेसिस पर यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो इशू है वो ही निकल कर आया। ठीक है, समझ में आ गया क्या मुद्दा चल रहा था। तो ये पूरा मुद्दा फार्मर प्रोटेस्ट से रिलेटेड है, ये महिला फार्मर प्रोटेस्ट के सपोर्ट में है। उनको जो स्टेटमेंट है कंगना रनौत का वो बिल्कुल भी सही नहीं लगा, जिस बेसिस पर यहाँ पे उन्होंने हिट कर दिया। ये वीडियोस आपने देखे होंगे, इकोनॉमिक टाइम्स ने भी यहाँ पर मेंशन कर रखा है, यूट्यूब पर ये पूरा मामला चल रहा है। बाद में इन्होंने ट्विटर पर ये पूरा का पूरा जो वीडियो है वो शो किया। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो आज बवाल हो रहा है, अगर आप ट्विटर चलाते हैं तो एक बार आप चीज़ों को ओपन कर सकते हैं, ट्रेंडिंग ऑप्शंस में जा सकते हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक्स भारत में ट्रेंड कर रहे होते हैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट थोड़ी देर पहले जो इंडिया ट्रेंड्स हैं, यहाँ पर सबसे पहले ट्रेंड हो रहा है CISF, वही वाला मुद्दा जो चल रहा है। दूसरा कंगना रनौत चौथे नंबर पर ट्रेंड हो रहा है। ठीक है, फिर इंदिरा गांधी भी साथ ही साथ ट्रेंड होने लगा, और इंदिरा गांधी यहाँ पे आप देख पाओगे 11 नंबर पर भी ट्रेंड होने लगा। कुलविंदर कौर यहाँ पर ट्रेंड हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं क्या मुद्दा यहाँ पर यह पूरा का पूरा चल रहा है। लोगों का कहना यह है, क्योंकि दोस्तों एक तरफ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिवाइड हो चुके हैं। लोगों का कहना यह है कि उस महिला ने सही किया, उसको बुरा लगा है ना, उनकी मदर वहाँ पे बैठी थी तो उनको पर्सनली बहुत ज़्यादा बुरा लगा। किसी मदर के बारे में कोई भी यहाँ पे बोलेगा तो इस तरीके का एक्शन देखने को मिलेगा। तो कुछ लोगों का कहना यह है, तो उस वजह से उन्होंने हिट किया। सही है, क्या दिक्कत है? उनके कुछ यहाँ पर कह सकते हो कि पर्सनल इमोशंस थे। दूसरी तरफ लोगों ने इसी बात पे हिट करना शुरू कर दिया, यानी दूसरी तरफ यहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है या कंगना रनौत के सपोर्ट में लोग हैं, उन सब का यहाँ पर कहना यह है ये बिल्कुल गलत है। जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इसको आप सपोर्ट करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप ये चीज़ सपोर्ट करोगे तो इससे आने वाले समय पर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। और इस वजह से कल शाम आपने देखा होगा मार देगा करके भी एक ट्रेंड चल रहा था। लोग यहाँ पर लगातार उसमें पोस्ट करे जा रहे थे, कह रहे थे कि अभी तो यहाँ पर स्लैब किया है, आगे कोई भी गोली मार देगा तो भी आप कुछ नहीं बोलोगे क्या? तो इस तरीके से किसी भी पॉलिटिशियन के साथ में हो सकता है। और दूसरी बात लोगों का कहना यह है कि इन महिला को, कुलविंदर कौर को, अपने पर्सनल इमोशंस शो नहीं करने चाहिए थे, स्पेशली जब वो ड्यूटी पर हैं। और ड्यूटी पे रहने के बाद में उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनकी कुछ लिमिट्स हैं, उसके दायरे में ही होना चाहिए था। स्पेशली उन्होंने यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है, ड्यूटी पर है, और उसके बाद यहाँ पे पर्सनल इमोशंस के बेसिस पर यहाँ पर हिट करना बिल्कुल नहीं बनता था। ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। अब जब फिर भी यहाँ पे दूसरी तरफ लोगों ने सपोर्ट किया जब लगातार इस मुद्दे पे, तो दोस्तों यहाँ पे इंदिरा गांधी जी का जो नाम है वो भी लगातार ट्रेंड होने लगा। लोग कहने लगे तो इस हिसाब से जो इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था वो भी सही था। इस तरीके से यहाँ पर जो ट्रेंडिंग है दोस्तों वो चल रही है, पूरा मामला चल रहा है। फिर 18वें नंबर पर आप देख पाओगे राजीव गांधी जी ट्रेंड हो रहे हैं। 19वें नंबर पर पंजाब ट्रेंड हो रहा है। फिर नीचे ही अमृतपाल सिंह भी ट्रेंड हो रहा है। तो यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि पंजाब में कुछ समस्याएं हैं जिसको यहाँ पर सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लोग कहने लगे राजीव गांधी जी को भी हिट किया गया था, फिर वो भी सही था, है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर सही हैं तो इससे एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो गलत है, इनको सपोर्ट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गलत है। ड्यूटीज़ के दौरान ये काम नहीं करना चाहिए था। ऐसे स्टेटमेंट्स आपको लगातार देखने को मिलेंगे। बाकी दोस्तों मैं आप लोगों से आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं, आप क्या सोचते हैं इस पर्टिकुलर इशू को लेकर? क्या वो जो कुलविंदर कौर हैं उन्होंने सही किया है या यहाँ पर गलत किया है? उन्हें पर्सनल इमोशंस शो करने चाहिए थे यहाँ पर या नहीं करने चाहिए? तो वो आप इन सब चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। दूसरी बात अगर हम देखते हैं तो अमृतपाल सिंह ट्रेंड हुआ, क्योंकि आप देख पाओगे लगातार वीडियोज़ वगैरह चल रही हैं। और रीज़न यह है कि अभी इलेक्शंस के रिजल्ट आए 4 जून को, और उस इलेक्शन के रिजल्ट में जो ये खालिस्तान सेपरेटिस्ट है अमृतपाल, ये जीत कर आया। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो व्यक्ति है ये एक खालिस्तानी है, लगातार मतलब खालिस्तान को सपोर्ट किया है। आपने पहले भी ये जो न्यूज़ आर्टिकल से वो पढ़ रखे हैं, किस तरीके से बवाल हुआ था पंजाब के अंदर में, है ना। बाद में इस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया था, तो अभी जेल में है। अब जेल में रहने के बावजूद भी दोस्तों यहाँ पर ये लोकसभा के इलेक्शन जीता, और जो इलेक्शन जीता है, जो सीट यहाँ पर हासिल की है, वो कोई छोटे मोटे वोट के मार्जिन से हासिल नहीं किए दोस्तों। ये मार्जिन था 1,97,120 वोट्स का। तो ये मार्जिन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अगर आप देख पाओगे आज केवल गूगल पर अमृतपाल सिंह आप टाइप कर देते हो तो आपको दिखेगा इलेक्टेड कैंडिडेट फॉर लोकसभा। उसके अलावा ये अभी जीत के आए हैं खादूर साहिब से, ये जो जगह है यहाँ से अमृतपाल सिंह जीत के आया, और अमृतपाल सिंह ने इंडिपेंडेंटली यहाँ पर इस पूरे इलेक्शन को लड़ा। और इसमें जो वोट है आप ये देखिए वोट कितने मिले हैं, 4,04,430 वोट्स यहाँ पे अमृतपाल सिंह को मिले हैं।
और उसी के बेसिस पर यहाँ पर दिखाया गया है कि जो ये मार्जिन है वो 1,97,120 का है, जीत का जो मार्जिन है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति को जो वोट मिले हैं वो 2,07,000 के आसपास मिले हैं। तो ये मार्जिन बहुत डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही उठ रहा है, कौन लोग हैं जो अमृतपाल को सपोर्ट कर रहे हैं? वो व्यक्ति जो खुलेआम यहाँ पर देश में खालिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, देश में उसको तोड़ने की बात कर रहा है। तो ये भी दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न है वो लगातार उठते चले जा रहे हैं। इस वजह से आपने देखा होगा यहाँ पर जो ट्रेंडिंग में है पंजाब भी है। इस सेक्शन को ओपन करोगे तो आपको वेरियस न्यूज़ आर्टिकल्स मिलेंगे कि आखिरकार क्या गलत हो रहा है पंजाब में। चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, चीज़ों को यहाँ पर संभालने की ज़रूरत है, चीज़ें गलत डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक है, जो न्यूज़ चल रही है वो सब मैंने आपके साथ में शेयर किया। बाकी आप अपने जो ओपिनियन है, आपसे मैंने ओपिनियन जो मांगा है वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अब आते हैं एक और मेन पॉइंट पर, वो है CISF, क्योंकि ये पूरा मुद्दा दोस्तों यहाँ पर CISF की वजह से चल रहा है। देश में इतने सारे टॉपिक्स चलने लगे CISF की वजह से। क्या है CISF? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये जो फोर्स है इसको बनाया गया था एक कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पर। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वो कमीशन है जस्टिस मुखर्जी कमीशन। इस कमीशन ने रिकमेंड किया था इस प्रकार की फोर्स को स्टेब्लिश करने के लिए, जिसके बेसिस पर CISF बनाया गया। ठीक है, और इसको बनाया गया एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के बेसिस पर 10 मार्च 1969 में। और आपने सुना होगा CAPF, दैट इज सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। अब CAPF में दोस्तों हमारी 7 फोर्सेस आती हैं, उस 7 में से एक फोर्स हमारी CISF ही है ना। अब ये जो CAPF है, ये पूरा का पूरा जो होलिस्टिक स्ट्रक्चर है वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें ध्यान रखिएगा। CAPF मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। CAPF के अंदर में 7 फोर्सेस हैं, 7 में से एक तो हो जाती है हमारी CISF। उसके अलावा बची 6 वो कौन कौन सी हैं? एक है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, दूसरी है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, तीसरी है सशस्त्र सीमा बल, चौथी है असम राइफल्स, पांचवी है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड छठी है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो ये हो गई 6, एक हो गई यहाँ पर आपके ऊपर CISF, तो टोटल हो गई 7। अब ध्यान रखिएगा, जो ये पर्टिकुलर CISF वाला पूरा डिपार्टमेंट है इसको हेड किया जाता है एक IPS ऑफिसर के थ्रू, इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर के थ्रू, जो कि एक डायरेक्टर जनरल के रैंक के होते हैं। बाकी अब इनका काम क्या है? बेसिकली नाम से पता चल रहा है सिक्योरिटी फोर्स है। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर दोस्तों इनको रखा जाता है। अब स्टार्टिंग में जब इनको लाया गया था तो जो भी यहाँ पे सरकार की इंडस्ट्रीज़ हैं उसके सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर इनको तैनात किया जाता था, लेकिन बाद में इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को एक्सपैंड कर दिया गया। इसमें जो जॉइंट वेंचर्स हैं उसको भी इंक्लूड कर लिया गया, प्राइवेट अंडरटेकिंग्स जो हैं उनको भी इंक्लूड कर लिया गया। यानी कि आज के समय पर अगर आप देखोगे तो ये CISF को हमारे देश में 350 से ज़्यादा लोकेशंस पर तैनात किया जा चुका है। ठीक है, प्लस यही बॉडी एक कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड करवाती है हमारे प्राइवेट सेक्टर को। अब दोस्तों अगर हम देखें, जैसे इंडिया में बहुत सारे जगह अलग अलग एरियाज़ हैं, जैसे एटॉमिक एनर्जी के स्पेसेस हैं, स्पेस इंस्टॉलेशंस हो गया, सी पोर्ट हो गए, स्टील प्लांट्स हो गए, कोल फील्ड्स हो गए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड थर्मल पावर प्लांट्स हो गए, डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट्स हो गए, फर्टिलाइजर केमिकल की इंडस्ट्रीज हो गई, RBI जहाँ पे नोट छापती है, नोट प्रिंटिंग मिंट्स हो गए, हेरिटेज मॉन्यूमेंट जैसे ताजमहल वगैरह हो गया। इन सभी इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर CIF को आज के समय पर डिप्लॉय किया जाता है। और CISF जो पूरी फोर्स है इसमें जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है वो महिलाओं का है, महिला इस फोर्स में सबसे ज़्यादा है अगर हम CAPF की बाकी सारी 6 सर्विसेज को कंपैरिजन करते हैं तो। ठीक है, और आज के समय पर जो ये CISF है, जिस सिक्योरिटी फोर्स की हम बात कर रहे हैं, ये फोर्स दोस्तों एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है हमारे प्रोटेक्टेड पर्सन्स को भी। जैसे यहाँ पर Z+ सिक्योरिटी, ZXY सिक्योरिटी आपने सुना होगा, तो उस प्रकार की सिक्योरिटी भी यहाँ पर ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ध्यान रखोगे इसके बारे में। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज के न्यूज़पेपर में ना कुछ ज़्यादा ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, तो मैंने जो अपने मॉर्निंग वाला वीडियो आता है 5 बजे उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो आपको बहुत सारे फैक्ट्स आज जानने को मिलेंगे। प्रीलिम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का, और लास्ट में क्वेश्चंस मिलेंगे, तो लास्ट में उस टेस्ट को भी ज़रूर से अटेम्प्ट करना। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे अभी थोड़े दिनों पहले ये आर्टिकल पब्लिश हो रहा था, वर्ल्ड नो टोबैको डे। इसको हम छोड़ नहीं सकते इस वजह से, पुराना आर्टिकल लेकिन डिस्कस करना ज़रूरी है। 2024 का एक इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया ताकि वर्ल्ड नो टोबैको डे को ऑब्जर्व किया जा सके। हर साल इस प्रकार के डे को ऑब्जर्व करते हैं ताकि तंबाकू के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जा सके, तंबाकू से लोगों को बचाया जा सके, सिगरेट से लोगों को बचाया जा सके। तो दोस्तों यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर स्टेट्स हैं
इन सब ने मिलकर इस प्रकार के डे को बनाया 1987 में, और अगले ही साल 1988 के अंदर में एक रेजोल्यूशन पास किया गया। उस रेजोल्यूशन के अंदर में यहाँ पे मांग की गई कि हम हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट करेंगे। तो 31 मई निकल चुके हैं, इस वजह से बोल रहा हूँ कि पुराना आर्टिकल है बट डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है तो छोड़ नहीं सकते। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे हर साल 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, ध्यान रखिएगा। इस डे को सेलिब्रेट करने का मेन चीज़ या मेन फोकस यह है कि हमें एक अवसर मिलता है कि हम तंबाकू के जो भी हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सकते हैं। और स्पेशली जो सेकंड हैंड स्मोक है, ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा, लेकिन ये भी बराबर ही नुकसान पहुंचाती है, वो भी आम नागरिक को जो सिगरेट वगैरह पीता ही नहीं है, स्मोकिंग करता ही नहीं है। कहोगे ऐसा क्या हो गया? सेकंड हैंड स्मोक आप समझते होंगे दोस्तों, आप एक जगह पर हो, आपके आसपास एक दो लोग हैं जो सिगरेट पी रहे हैं, उसमें से जो धुआं निकल रहा है वो आपके नाक में भी जा रहा है, आपको बहुत तेज से लग रहा है, जा तो आपके लंग्स में भी रहा है, वही चीज़ आपको भी अफेक्ट करेगा वो, तो उसको बोलते हैं सेकंड हैंड स्मोक। तो इसके बारे में भी जागरूकता फैलानी ज़रूरी है ताकि जो ये टोबैको का कंजम्पशन है, इसका जो यूज़ हो रहा है, इसको हर तरीके से रोका जा सके। और इस वजह से इसका जो थीम आपकी बार रखा गया है वो है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। स्पेशली यहाँ पर इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से बच्चों को बचाना, ये एक मेन विषय है अब की बार इस पर्टिकुलर डे का। अब थोड़ा सा इसके पीछे का बेसिक डेटा भी जान लेते हैं। ये जो टोबैको कल्टीवेशन है ये क्या है, ज़रा इसको समझिएगा। इंडिया में जो टोबैको कल्टीवेशन है दोस्तों, इसको लाया गया था पोर्चुगीज़ के थ्रू 1605 में, यानी इंडिया का खुद का ये कल्टीवेशन नहीं है। अब लाया गया तो इंडिया में तेजी से इसका विस्तार हुआ और आज भारत में सबसे ज़्यादा तंबाकू का जो कल्टीवेशन होता है वो आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, यूपी और बिहार में होता है। और इन स्टेट्स को भी अगर हम कंपेयर करें तो इन राज्यों में से गुजरात सबसे टॉप पर है, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश। अब दोस्तों तंबाकू के भी अपने अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे गुजरात के अंदर जो आनंद एरिया है, यहाँ पर होली बीड़ी टोबैको यहाँ पर ग्रो किया जाता है। फिर कर्नाटका का जो निपानी एरिया है, यहाँ पर बीड़ी टोबैको ग्रो किया जाता है। अब बिहार का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है और बंगाल का एरिया है, यहाँ पर आप देख पाओगे टोबैकम एंड रस्टिका प्रकार की जो यहाँ पे टोबैकोज वो ग्रो किए जाते हैं। अब जो ये टैबेकम है, रस्टिका है, ये जो बिहार और बंगाल में ग्रो किया जा रहे हैं, इनका यूज़ किया जाता है हुक्का वगैरह बनाने में, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो तंबाकू लोग खा रहे हैं उस चीज़ को बनाने में। फिर तमिलनाडु के अंदर की बात करेंगे, मदुरई हो गया, कोयम्बतूर हो गया, ये एरियाज़ इसलिए जाने जाते हैं, यहाँ पे सिगार्स वगैरह बनाए जाते हैं, फिल्टर्स बनाए जाते हैं और चबाने वाली तंबाकू भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेट की जाती है। तो ये हो गया एरियाज ऑफ प्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ टोबैको। अब एक बेसिक बात और ध्यान रखिएगा, जो ये टोबैको का कल्टीवेशन करते हैं उसके लिए यहाँ पर आपको एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है। जो तंबाकू है इसको ग्रो करने के लिए टेम्परेचर 20 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास का चाहिए, ठीक है। उसके अलावा एक रेनफॉल क्रॉप है, तो यहाँ पर लगभग 500 mm के आसपास जो रेनफॉल है वो भी चाहिए होती है जब इसकी खेती की जा रही होती है, प्लांट लगाए जा रहे होते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा जहाँ पर रेनफॉल 1200 mm से बहुत ज़्यादा हो जाएगी वहाँ पे आप इसको यूजुअली ग्रो नहीं कर सकते। क्लियर? चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा आपने देखा ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया, इस आर्टिकल में न्यूज़ मैंने आपको बताया, पीछे का बहुत सारा बैकग्राउंड डेटा बताया। ये सभी डेटा दोस्तों आपको एक सिंपल से पीडीएफ में कंपाइल करके दिया जाता है, एक ऐसा पीडीएफ जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं, एक ऐसा पीडीएफ जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। एक ऐसा ग्रुप आपको मिल जाता है जहाँ पे सारे कंटेंट सिक्योर रहता है, सारे पीडीएफ्स स्टेबल रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पीडीएफ को स्टोर करके रखना, सिक्योरली मैनेज करना, सीक्वेंस में रखना, पढ़ते समय पर बहुत दिक्कत आना, स्टोरेज का इशू होना, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ग्रुप में सारा जो डेट वाइज कंटेंट है वो पड़ा हुआ है। किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। और ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस, या जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368, इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का मैसेज कर दोगे, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आपके पास में एक और ऑप्शन है, आप अच्छे से डेमो वीडियो को चेक कीजिएगा, मुझे किस तरीके से यहाँ पे फ़ायदे होंगे, अपने आप को पूरी तरह से सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, बाकी यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पर जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। एक इम्पॉर्टेंट मतलब आपका एक कह सकते हो इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हो सकता है वीडियो पे लाइक के बटन को प्रेस करके, जिसकी वजह से वीडियो ज़्यादा रीच पकड़ेगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है एग्जिट पोल के बारे में। अब एग्जिट पोल क्या होता है ये आपको पता है, लेकिन इससे संबंधित कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि इस बार एग्जिट पोल गलत रहा और चर्चाएं बहुत ज़्यादा हुई, तो एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ पर। अभी दोस्तों यहाँ पर लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट आए 4 जून को, उससे पहले 2 जून को, 3 जून को लगातार एग्जिट पोल्स चल रहे थे कि ये पॉलिटिकल पार्टी जीत कर आएगी, यहाँ पर इतने वोट्स आएंगे, इस पार्टी को इतनी सीट मिलेंगी, इस पार्टी को इतनी सीट मिलेंगी। सारा एग्जिट पोल धरा का धरा रह गया अब की बार। पिछले बार और उससे पिछली बार एग्जिट पोल फिर भी सही था, अब की बार दोस्तों एग्जिट पोल्स काफ़ी गलत साबित हुए। यहाँ पर कई सारी एजेंसियों ने 350 सीट्स यहाँ पर दी थी एनडीए को, है ना, दूसरी तरफ कांग्रेस को अलग सीट दी गई, इस तरीके से बांटा गया। बट अब की बार सीट्स में काफ़ी बड़ा डिफरेंस रहा, एनडीए की सीट्स कम हो गई। अब सवाल यह है कि एग्जिट पोल होता क्या है। दोस्तों एग्जिट पोल एक पोस्ट इलेक्शन सर्वे होता है। कहने का मतलब है जैसे इलेक्शंस हो जाएंगे, मतलब इलेक्शंस हो रहे होंगे, आप वोट देने जाओगे, वोट देकर मशीन पे ईवीएम मशीन पर बटन दबा के बाहर जब निकल रहे होंगे तो आपसे पूछा जाएगा, वहाँ पे लोग खड़े होंगे कि भाई आपने किसको वोट दिया है। उसके बेसिस पर यह सर्वे तैयार किया जाता है। तो ऑफिशियल जो इलेक्शन के रिजल्ट होता है उससे ये काफ़ी अलग होता है। ये बस खाली सर्वे आपको दिखाता है कि आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कितनी सीट जीतने वाली है। ठीक है, तो जब इलेक्शंस खत्म होते हैं उसी के बाद एग्जिट पोल जारी किया जा सकता है, अदरवाइज पहले नहीं चलाया जा सकता। और जो भी वोटर इमीडिएटली वोट देकर आ रहे हैं उनसे पूछ लिया जाता है कि भैया बताइए आप किसको वोट देकर आए। इस तरीके से यहाँ पर सर्वे को कंडक्ट किया जाता है। तो अब की बार लोगों का कहना यह है कि हो सकता है ऐसा होगा कि अगर एग्जिट पोल इतना गलत साबित हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि लोग जाके दूसरी पार्टीज को वोट दे के आके नाम दे दिया बीजेपी। तो ये होगा मेथड, और क्या होगा। जब मेथड यही अपना रहे हैं तो इसी वजह से तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस निकल कर आया है कि एग्जिट पोल में ये पूरा का पूरा सिनेरियो निकल कर आया। अब दोस्तों एग्जिट पोल से संबंधित आपके पास में कुछ लीगल रेगुलेशंस हैं, कुछ नियम कानून है जिसके बारे में ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ये टॉपिक आपका पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से भी रेलिवेंट है। तो एग्जिट पोल को रेगुलेट कौन करता है? एग्जिट पोल को रेगुलेट किया जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के माध्यम से। और इस पर्टिकुलर एक्ट में कुछ सेक्शंस हैं, उसमें जो सेक्शन 126A है, ये सेक्शन एग्जैक्ट तरीके से एग्जिट पोल्स को रेगुलेट करने का काम करता है। क्लियर हो गई ये बात? अब ये एग्जिट पोल ये बताता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोई भी प्रिंट मीडिया या न्यूज़पेपर हो, चैनल्स हो, कोई भी व्यक्ति हो, उनको कभी भी एग्जिट पोल इलेक्शन के समय पर रिलीज नहीं करना होगा। यानी मान लो इलेक्शन चल रहे हैं, वोटिंग चल रही है लगातार अलग अलग फेसेस में, और उस दौरान आप एग्जिट पोल बिल्कुल भी नहीं ला सकते। ये बेसिकली यहां पर कह सकते हो नियम का उल्लंघन होगा। और कोई भी व्यक्ति इस प्रोविजन को अगर काटता यानी इनका उल्लंघन करता है, सेक्शन 126A का, इलेक्शन चलते दौरान ही यहाँ पर एग्जिट पोल लाने की कोशिश करता है, चीज़ों को बदलने की कोशिश करता है, क्योंकि दोस्तों इलेक्शन के दौरान एग्जिट पोल आएंगे तो चीज़ें बदल जाएंगी, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज यहाँ पर चेंज हो जाएंगे कि भाई इस पार्टी को इतने वोट मिल रहे हैं, इसको इतने नहीं मिल रहे, तो काफ़ी गलत हो जाएगा मामला। तो इलेक्शन खत्म होने के बाद ही एग्जिट पोल लाया जा सकता है। और अगर कोई व्यक्ति इन लॉज को कह सकते हो वायलेट करेगा तो इसके बेसिस पर उसको एक पनिशमेंट मिलेगी, और ये जो पनिशमेंट होगी लगभग 2 साल की हो सकती है, और उस पर फाइन भी हो सकता है, या फाइन और 2 साल की सज़ा दोनों भी हो सकता है। ये इससे रिलेटेड कुछ लीगल रेगुलेशंस हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई एग्जिट पोल से संबंधित। चलिए आते हैं एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर। इसको आप जीएस पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर से लिंक कर पाओगे। बात हो रहा है पुराना किला के इंपॉर्टेंस के बारे में। तो पुराना किला अभी न्यूज़ में है, बेसिक तरीके से आपको समझाऊंगा। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे टॉपिक्स में, क्योंकि कुछ टिपिकल वर्ड्स होते हैं, उनको तोड़ तोड़ कर मैं आपको समझाने वाला हूं, अच्छे से क्लियर होगा। तो ये पूरा मामला है क्या, हाल ही में, मतलब ये न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ आपको ऊपर देखने को मिल जाएगी। न्यूज़ ये है कि हाल ही में एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई, और सेरेमनी यही थी कि जो ये पुराना किला है इसको सभ्यता फाउंडेशन ऑफ द दालमिया ग्रुप को हैंड ओवर किया जाएगा, एक स्कीम के तहत में, एडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम के तहत में। तो इस फाउंडेशन को यहाँ पर हैंड ओवर किया जा रहा है ये पुराना किला, जिस वजह से ये न्यूज़ में है। अब ये न्यूज़ आपके काम का नहीं है। एग्जाम में कोई क्वेश्चन बना तो पुराना किला के बारे में बेसिक फैक्ट्स पूछे जाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहली चीज़, पुराना किला कहाँ पर लोकेटेड है, इसका लोकेशन कहाँ पर है।
तो आज के समय पे न्यू दिल्ली का जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है दोस्तों, वहाँ पर ये पुराना किला लोकेटेड है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर वो दिखाई पड़ता है। बाकी वहाँ पे नदी बहती है, मतलब दिल्ली के अंदर में ये एक ओल्डेस्ट फोर्ट है जो कि बनाया गया है यमुना नदी के किनारे, बिल्ट ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना। ठीक है, तो रिवर का नाम भी ध्यान रखना है। उसके अलावा इस पुराने किला को हम किला एक कोहना के नाम से भी जानते हैं, या एक ओल्ड फोर्ट भी तौर पे भी देखते हैं। यानी उसका मतलब है ओल्ड फोर्ट एक बहुत पुराना किला। पुराना किला को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो एक प्रेजेंट सिटाडल है वो माना जाता है कि मतलब ये जो पूरा सिटाडल है पुराना किला का, इसको बनाया गया था हुमायूं और शेर शाह सूरी के अंडर में। तो जो शेर शाह सूरी है, हुमायूं है, इनके अंडर में यहाँ पर पुराना किला को रेडी किया गया, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया, सिटाडल। सिटाडल क्या है? आपने अगर आर्ट एंड कल्चर पढ़ा है तो आपको पता होगा, इतिहास में भी जहाँ पर भी नई नई खोजें की गई हैं, वहाँ पर जो टाउन बना करते थे उसमें दो हिस्से हुआ करते थे, एक अपर हिस्सा, एक लोअर हिस्सा। तो यहाँ पर सिटाडल जो अपर वाला प्लेटफॉर्म है जिसपे किला वगैरह हुआ करता था या बड़े लोग रहा करते थे, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जो ऊपर उठा हुआ प्लेटफॉर्म है ये होता है सिटाडल, और बाकी नीचे आपके लोअर टाउन्स होते हैं। तो सिटाडल किसको कहते हैं? अपर प्लेटफॉर्म्स को यहाँ पर सिटाडल कहते हैं। तो उसको यहाँ पर मतलब उसी पे ऐसी पुराना किला भी देखने को मिलेगा। इसको बनाया गया हुमायूं और शेर शाह सूरी के अंडर में, ध्यान रखिएगा, ये बेसिक चीज़ें हैं। और जो ये किला है, इसको जब बनाया गया था तो ये यहाँ पे इंस्पिरेशन लिया गया है जामा मस्जिद से, जिसको जामा मस्जिद जो कि एस्टेब्लिश की गई थी 15 ईयर्स बिफोर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ किला। जो ये किले का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा था उससे 15 साल पहले ही जामा मस्जिद बना दी गई थी। तो ये है जामा मस्जिद। तो यहाँ पे दरवाजे वगैरह आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें इंस्पायर होके क्या की गई हैं, पुराना किला में यहाँ पर दोस्तों बनाई गई हैं, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो ऐसा बोला गया, वहाँ से एक बड़ा इंस्पिरेशन लिया गया था। अब क्वेश्चन यह है, पुराना किला का जो पूरा आर्किटेक्चर है वो किस प्रकार से है? पहली चीज़ ध्यान रखिएगा, ये किला रेक्टेंगुलर शेप में बना है। रेक्टेंगुलर शेप इस तरीके से होता है ना। अब इस पुराने किले में 3 गेट हैं। एक है बड़ा दरवाज़ा, बिग गेट, और जो बड़ा दरवाज़ा है वो वेस्ट साइड में है। इस तरीके से आपको यहाँ पर एक बड़ा दरवाज़ा मिल जाएगा। ठीक है, फिर एक है हुमायूं दरवाज़ा, हुमायूं गेट, ये आपको यहाँ पर साउथ वाले पोर्शन पर देखने को मिल जाएगा। फिर एक है तलकी दरवाज़ा। अब ये जो तलकी दरवाज़ा है दोस्तों, यहाँ पर ये आपके नॉर्थ साइड पर देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये किला बना हुआ है। और जो ये गेट्स हैं, इनमें सब में एक चीज़ कॉमन है, एक इस्लामिक पॉइंट आर्क बना हुआ है। और साथ ही साथ में इस किले के ऊपर हिंदू छतरीज भी देखने को मिलेंगी। अब वो क्या है मैं आपको बताता हूँ, ज़रा इसको ध्यान से देखिए, इस वाले फोटो को। एक सेकेंड रुकिए, ये फोटो देखिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये है गेट के ऊपर आर्क। ये बेसिकली इस्लामिक आर्क है, ज़्यादातर आपको मस्जिद में देखने को मिलेगा, या जो भी इस्लामिक आर्किटेक्चर्स उसमें देखने को मिलेगा। ये गया और इस तरीके से यहाँ पर ऐसे दरवाजा है और ऐसे आर्क बन गई। और ये आर्क भी, यहाँ पे दरवाजे भी डबल डोर वाले हैं, मतलब एक तो ये नीचे है, ठीक है, मेन दरवाजा ये है, लेकिन उसके ऊपर ये भी एक डिज़ाइन के तौर पर बनाया गया है। तो डबल स्टोरी वाले यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेंगे। तो आर्क बन गई है, ध्यान रखिएगा। अब बोला गया है यहाँ पे हिंदू छतरीज भी, मतलब वो भी बनाई गई हैं। तो हिंदू छतरीज क्या है? ये छतरीज दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जो ज़्यादातर टेम्पल्स वगैरह में आपको देखने को मिलती हैं, वो भी इस पुराने किले में आपको नज़र आएंगी। ठीक है, जितने भी गेट हैं वो सब डबल स्टोरी हैं। मैंने आपको बताया ऐसे 2 खाने बने हुए हैं, जिसमें आप लोगों ने अभी अच्छे से फोटो के अंदर में देख लिया होगा। अब बात यह है, इस बड़े दरवाज़ा जो है, बड़ा दरवाज़ा, वो यहाँ पर इस किले का मेन एंट्री पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद इस किले के आसपास यहाँ पे आप देख पाओगे ये पूरा सराउंड किया करता था वाइड मोट से। अब ये क्वेश्चन ये है, मोट क्या होता है? आपने देखा होगा कई बार जो किले हैं चारों तरफ इनके गड्ढा कर दिया जाता है, पानी भर दिया जाता है, या तो ये सूखा हुआ होता है या इसमें पानी भर दिया जाता है। इस किले के प्रोटेक्शन के लिए बीच में से एक रास्ता होता है, इसी को यहाँ पर मोट बोलते हैं। तो ये भी सराउंड किया जाता था वाइड मोट के थ्रू चारों तरफ से। इस किले की जो दीवारें हैं दोस्तों वो काफ़ी ऊंची हैं, हाइट आपको फोटो में बराबर में दिख ही रहा होगा, और काफ़ी मोटी भी हैं। 4 मीटर थिक आपको यहाँ पर ये वॉल्स नज़र आएंगी। ठीक है, उसके अलावा इस पूरे पुराने किले में एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसको नाम दिया गया है किला ए कुन्हा मॉस्क। ये जो मस्जिद है इसको बनाया गया है शेर शाह के थ्रू 1542 CE के अंडर में। ये भी कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो ध्यान में रखने होंगे, स्पेशली फॉर योर एग्जामिनेशन। चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। यहाँ पर बात हो रही है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में। GS पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के टॉपिक से आप इसको लिंक कर पाएंगे। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली अभी न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है?
हाल ही में 77, ध्यान रखिएगा 77वां वर्ल्ड हेल्थ असेंबली चला। तो इस सेशन के दौरान जो भी इस वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के मेंबर्स हैं उन सब ने मिलकर एक रेजोल्यूशन को अप्रूवल दिया है। रेजोल्यूशन यह है जहां पे सबकी मांग है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को इम्प्रूव किया जाए। जो लोग आज के समय पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, अपने शरीर के अंग को चेंज करवा रहे हैं जो खराब हो जा रहा है, आपने पता होगा किडनी ट्रांसप्लांट भी होती है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होते हैं। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की जो अवेलेबिलिटी है, ऑर्गन्स की अवेलेबिलिटी है, पहली चीज़ तो यहाँ पर उसको इम्प्रूव किया जाए। ह्यूमन सेल्स और टिश्यूज़ को भी यहाँ पर इम्प्रूव किया जाए। इनके ट्रांसप्लांटेशंस को इम्प्रूव करने के ऊपर ये पूरा रेजोल्यूशन लाया गया, जिसको इन सब कंट्रीज़ के थ्रू अप्रूव किया गया, जिस वजह से ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली अभी न्यूज़ में है। समझ गए? तो ये सब कब हुआ? ये हुआ दोस्तों 29 मई को, 29 मई 2024 को। जो भी यहाँ पर मेंबर स्टेट्स हैं सब ने मिलकर दोस्तों यहाँ पर इस रेजोल्यूशन को अप्रूव किया। इन्होंने बोला कि हम फोकस करेंगे जो भी ह्यूमन सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, इनका सही तरीके से ट्रांसप्लांटेशन हो, उस ट्रांसप्लांटेशन की जो अवेलेबिलिटी है वो भी इंक्रीज किया जा सके। अब ये जो पूरा ड्राफ्ट रेजोल्यूशन लाया गया था, इसमें सभी मेंबर स्टेट्स के ऊपर में थोड़ा सा जोर दिया गया है कि आप कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ यहाँ पर नियम वगैरह लेकर आइए इस ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बेसिस पर। और इन सब ने मिलकर यहाँ पर एक चीज़ के ऊपर और जोर दिया है कि जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होगा उसमें आप इनसफिशिएंट एक्सेस को अपना नहीं सकते। क्योंकि देखो प्रॉब्लम यह है, आज के समय पर जिन लोगों को अंगों की ज़रूरत है वो लोग बहुत सारे हैं, लेकिन अंग दान करने वाले बहुत कम लोग हैं। ऑर्गन डोनेशन बहुत कम होता है, आपको पता होगा। और जिसको ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत पैसा देने को तैयार हैं। इस चक्कर में ऑर्गन्स की ट्रैफिकिंग शुरू हो चुकी है, ब्लैक मार्केट चलने लगा। लोगों के जो अंग हैं वो यहाँ पर बेचे जा रहे हैं गलत तरीके से, जो बिल्कुल गलत है। इससे ह्यूमन ऑर्गन्स की ट्रैफिकिंग बढ़ेगी। तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर रोक लगाने के लिए बोला गया है कि सभी कंट्रीज मिलकर काम करेंगे कि भैया ये चीज़ कभी ना अपनाई जाए। क्योंकि जब और ह्यूमन ऑर्गन्स की ट्रैफिकिंग शुरू हो जाएगी, समझ लेना ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, पब्लिक हेल्थ के ऊपर एक सीरियस रिस्क आ जाएगा। तो इसके खिलाफ भी हम एक्शन लेंगे। ये चीज़ इस ड्राफ्ट में प्रेजेंट है। इस रेजोल्यूशन ने जो हमारे डायरेक्टर जनरल हैं उनके ऊपर जोर दिया है कि वो एक एक्सपर्ट कमेटी को बनाएं। और एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी जिस कमेटी का मेन काम होगा कि जो भी दुनिया में अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं इस ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को लेकर, उसको लेकर आना और उसको इम्प्लीमेंट करना। समझ गए? तो ये सारा का सारा पूरा मामला चला वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में। ज़रा अब थोड़ा सा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में बेसिक फैक्ट्स ध्यान रखते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान रखिएगा, ये बॉडी एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। WHO अलग है और WHA अलग है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ही उसमें डिसीजन मेकिंग बॉडी का काम करने वाला वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के फंक्शंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो मेन फंक्शन क्या है कि भाई जो भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है उससे संबंधित पॉलिसीज को लेकर आना, ठीक है, डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करने का काम करना, फाइनेंशियल पॉलिसीज को सुपरवाइज करना, जो भी प्रोग्राम्स हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के उसको रिव्यू करने का काम करना। और जो ये हेल्थ असेंबली है, साल में एक बार इनकी मीटिंग होती है जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। तो ये यहाँ पर WHA प्लस WHO के बीच में क्या डिफरेंस है, इसके फंक्शंस क्या हैं, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल में बात होती है इंटरिम बिल के बारे में। अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेशली फॉर दी पॉलिटी। तो इंटरिम बिल न्यूज़ में आ चुका है। क्यों? हाल ही में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को बेल पे रिलीज किया गया था ताकि वो इलेक्शंस में कैंपेन कर सकें। इलेक्शन हो गए समाप्त, अब यहाँ पर उनको वापस तिहाड़ जेल में डाल दिया गया, जिसके बेसिस पर हाल ही में जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पर अपील की है कि जो मुझे बेल दी गई है उस बेल को मेडिकल ग्राउंड्स पर आप थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दीजिए, थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिए मेडिकल बेल को, मतलब इस बेल को। तो यहाँ पर बेल को बढ़ाने की बात की गई, जिस वजह से यहाँ पर अभी ये इंटरिम बिल न्यूज़ में है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये इंटरिम बिल होता क्या है। दोस्तों इंटरिम बेल एक शॉर्ट टर्म टेम्पररी रिलीफ होता है। कोई भी व्यक्ति जिसको यहाँ पर किसी पर्टिकुलर केस में अरेस्ट कर लिया गया है तो वो बेल की मांग करता है। अगर उसके खिलाफ सबूत प्रॉपर तरीके से नहीं मिलते हैं तो उसमें एक होता है इंटरिम बेल कि थोड़े समय के लिए टेम्पररी बेसिस पर यहाँ पर मैं बेल लेना चाहता हूँ, तो वो इंटरिम बेल इस तरीके से ले लिया जाता है। और दोस्तों इंटरिम बेल का जो पीरियड है इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, यानी आगे बढ़ाया भी जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन जो भी एक्यूज्ड व्यक्ति है जिसके खिलाफ में यहाँ पर पूरा एक्शन वगैरह लिया गया था, उसको अभी बेल दिया गया है,
उसके बेल को एक्सटेंड किया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ में जो एक्यूज इंडिविजुअल होगा, है ना, उसको यहाँ पर ये सारी चीज़ें कन्फर्म करनी होगी। उसके अलावा यहाँ पे अगर वो आगे नहीं आता है, आगे कॉपरेट नहीं करता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर उसका जो बेल वगैरह है वो सब खत्म हो जाएगा, फ्रीडम खत्म हो जाएगी, उसको जेल में जाना जा सकता है, जाना पड़ सकता है। तो इंटरिम बेल एक शॉर्ट टर्म टेम्पररी रिलीफ है, ऐसा नहीं है लंबे समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। कुछ केसेस हुए, जैसे परमिंदर सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब का केस हुआ 2 नवंबर 2001 में। इस केस में यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट ने काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की, भाई आप इंतरिम बेल दे सकते हो इन सब चीज़ों के बेसिस पर, कि भाई क्योंकि इंतरिम बेल एक व्यक्ति का हक है, उसके खिलाफ आपको एविडेंसेस नहीं मिले हैं, तो आप यहाँ पे उसको जस्टिस दोगे, बेल तो मिलेगा ना, उसे बिल्कुल मिलेगा। प्लस कुछ कॉमन ग्राउंड्स भी है, मान लो किसी की बहुत मतलब जेल में है, कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन हो चुकी है, तो उसके बेसिस पर भी यहाँ पर बेल देना होगा, तो इंतरिम बेल दिया जा सकता है। कुछ ह्यूमैनिटेरियन फैक्टर्स आ जाते हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन, मान लो इन्वेस्टिगेशन चली उस व्यक्ति के खिलाफ, आपके पास में प्रॉपर एविडेंसेस नहीं आए, है ना, जबकि वो व्यक्ति लगातार कॉपरेट कर रहा था अथॉरिटीज़ के साथ में, तो भी वो इंतरिम बेल पे छोड़ा जा सकता है। तो टेम्पररी रिलीफ प्रोवाइड करवाना इस इंतरिम बेल के अंदर में, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आता है नेक्स्ट मुद्दे पर। अगला आर्टिकल दोस्तों रेबीज के बारे में बात करता है। अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में ये नज़र आया, और न्यूज़ में आने के पीछे का जो कारण है वो बहुत सॉलिड है, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हुआ ये, जम्मू कश्मीर की सरकार ने जो ह्यूमन रेबीज के केसेस हैं, इनको हाल ही में एपिडेमिक डिजीज एक्ट ऑफ 1897 के अंडर में एक नोटिफिएबल डिजीज के तौर पर डिक्लेयर कर दिया है। तो वो इस एक्ट के अंदर में इस बीमारी को लेकर आ चुकी हैं, जिस वजह से यहां पर ये न्यूज़ में है। तो मैंने बोला ना, न्यूज़ में आने के पीछे का जो रीज़न है वो बहुत सॉलिड है, जिस वजह से रेबीज के बारे में पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। रेबीज क्या है? एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल जूनोटिक वायरल डिजीज, एक जानवर से इंसान में फैलने वाली बीमारी, बट वैक्सीन से यहां पर इस बीमारी को रोका जा सकता है। यह होती किसकी वजह से? आरएबी वायरस की वजह से, और ये बेसिकली कुत्ते के काटने की वजह से होती है, क्योंकि डॉग के सलाइवा में दोस्तों ये चीज़ें प्रेजेंट होती है। अगर डॉग कहीं पे काट लेता है किसी इंसान को, उसके अंदर घाव हो जाता है, घाव में उसका सलाइवा चिपक जाता है, तो डेफिनेटली उस व्यक्ति को रेबीज हो सकता है। और वो रेबीज सबसे पहले यहाँ पर एक इंसान के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा, उसके दिमाग के ऊपर में असर डालेगा। धीरे धीरे ब्रेन से जो संबंधित डिजीज़ हैं वो और ज़्यादा भयानक हो जाएंगी। और अगर प्रॉपर तरीके से मेडिकल केयर उस व्यक्ति को ना दिया जाए, जब तक मतलब उसके अंदर लक्षण शुरू हो जाते हैं भाई दिखने, लक्षण दिखने से पहले पहले यहाँ पर एक प्रॉपर मेडिकल केयर देना ज़रूरी है। अगर एक बार लक्षण दिखने शुरू हो गए रेबीज़ के, तो दोस्तों फिर उसके बाद 100% फैटल रेट भी है इसका, इंसान की जान जाना मतलब कह सकते हो कि ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है फिर उसके बाद। तो इस वजह से सिम्टम शुरू होने से पहले पहले, लक्षण दिखने से पहले पहले मेडिकल केयर देना ज़रूरी है। तुरंत कुत्ते ने काटा है, तुरंत यहाँ पर एक्शन लीजिए, तुरंत यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना होगा। और ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो जो डोमेस्टिक डॉग्स होते हैं, स्पेशली घरों में जो डॉग्स आपको प्रेजेंट देखने को मिलेंगे, ये भी यहाँ पर रेबीज फैला सकते हैं। इनका भी ट्रांसमिशन होता है इस वायरस का, ये वायरस सीधा ह्यूमन्स में पहुँच सकते हैं। लेकिन जो ये रेबीज़ है, ये डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स दोनों को अफेक्ट कर सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, यहाँ पर कुछ वैक्सीन्स आती हैं जिसका हम यूज़ करते हैं इस रेबीज़ को रोकने के लिए। स्पेशली जो घर में डॉग्स लोग एज अ पेट रखते हैं, वो इंजेक्शन लगवाते हैं, डॉग्स को पता होगा, है ना, उनके पास में उनको इंजेक्शन लगवाया जाता है ताकि यहाँ पर उस डॉग के अगर नाखून लगते हैं, काटता भी है, तो कोई दिक्कत ना हो, मतलब किसी को कोई रेबीज़ जैसा केसेस नजर ना आए। और जैसे मैंने आपको बोला, ये डॉग बाइट की वजह से या डॉग अगर स्क्रैच भी करता है तो उसकी वजह से यहाँ पर दोस्तों ये रेबीज़ हो सकता है। स्क्रैच करते वक्त अगर खून निकला है तो, अगर खून नहीं निकला है तो चीज़ें सेफ हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो ये रेबीज़ है, ये वाले केसेस दुनिया में सभी जगह पर प्रेजेंट हैं एक्सेप्ट एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका को छोड़कर सभी जगह पर प्रेजेंट है। बहुत सारी मृत्यु होती है, 95% जो डेथ हो रही है रेबीज़ की वजह से वो एशिया और अफ्रीका में हो रही हैं। ये एक प्रकार की नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है, ऐसा भी बताया जा रहा है, जिसका मतलब जो पुअर और वल्नरेबल पॉपुलेशंस हैं स्पेशली, उनके ऊपर एक बुरा असर है इस रेबीज़ का। इसके सिम्टम्स दोस्तों यहाँ पर दिखाई पड़ सकते हैं। सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा थकान, बुखार, वॉमिटिंग, ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। धीरे धीरे सिम्टम्स बढ़ते चले जाते हैं। फिर कहीं ना कहीं एक इंसान का जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगता है। शरीर में कमज़ोरी, पैरालिसिस तक होने के चांसेस हैं, समझ गए। और एक बार क्लिनिकल सिम्टम्स अगर दिखने शुरू हो जाएं, भारी सिम्टम्स, लक्षण दिखने शुरू हो जाएं रेबीज़ की वजह से, तो उस इंसान की डेथ हो जाती है। अब बात यह है कि जब प्रॉब्लम गंभीर है तो सोल्यूशन क्या है?
सबसे बढ़िया प्रिवेंशन यही है कि वैक्सीन प्रोवाइड करवाना, और यहाँ पर डॉग्स को वैक्सीनेट कर दोगे तो ज़्यादा बढ़िया है। स्पेशली जो पपीज़ हैं छोटे छोटे, उनको आप वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवा दो, ये सबसे बढ़िया तरीका है। भाई एक इंसान को अगर काट रहा है डॉग, उसको आप इतने सारे इंजेक्शन लगवाओगे, इससे अच्छा यह है कि डॉग को ही वैक्सीनेट कर दो। अगर डॉग किसी को काट भी लेता है तो वो जो रेबीज़ है वो उससे इंसान में ट्रांसमिट नहीं होगा। तो प्रिवेंशन का ये एक बेटर तरीका है। बाकी मान लो किसी इंसान को रेबीज़ होता है या डॉग काट लेता है तो उसका एक मेडिकल केयर अवेलेबल है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलेक्सिस। अब यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो 4 से 5 रेबीज़ के जो वैक्सीन है वो दिए जाते हैं, और एक बार डॉग के काटने के बाद में तुरंत ये वैक्सीन देने ज़रूरी हैं। ये केयर ज़रूरी है अगर इस डिजीज़ से बचना है तो। और ये वाला जो केयर है ये बढ़िया है, मतलब कहने का मतलब 100% इफेक्टिव एक इंसान को बचा सकता है रेबीज़ से। तो ये पूरा रेबीज़ का मामला हो गया और डिटेल से मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। चलिए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर बात हो रही है कोया ट्राइब के बारे में। अभी के समय पर यह न्यूज़ में है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्राइब्स को लेकर यूपीएससी ने 3 से 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी पिछले कुछ सालों में पूछे हुए हैं। तो अभी हाल ही में स्पेशली गोदावरी वैली जो है, क्योंकि गोदावरी नदी के आसपास किनारे ही यहाँ पर ये कोया ट्राइब्स के लोग रहते हैं। तो गोदावरी वैली के अंदर में जो ये कोया ट्राइब है दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर एक क्राइसिस फेस किया। जो स्पेशल एनफोर्समेंट ब्यूरो है उनका रेड किया गया वहाँ पर, और इन कोया ट्राइब के को कह सकते हो धमकाया गया, क्योंकि यहाँ पर ये जो ट्राइब्स है दोस्तों, ये जो महुआ लिक्कर होता है उसका कंजम्पशन करता है, उसका ट्रेडिशन लंबे समय से उनके अंदर चल रहा है। तो उसके खिलाफ यहाँ पर एक्शन लेने की बात की गई, जिस वजह से कोया ट्राइब न्यूज़ में आया। जब बात करते हैं कोया ट्राइब्स की, तो एक मल्टी रेशियल मल्टी लिंगुअल ट्राइबल कम्युनिटीज़ है। बहुत सारी भाषाएं भी दोस्तों यहाँ पर इस ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर में बोली जाती है। ये सब लोग कहाँ पे रहते हैं, क्योंकि स्पेशली सबसे ज़्यादा यही पूछा गया अभी तक उनका लोकेशन की कहाँ पे ये ट्राइब्स पाई जाती हैं। तो कोया ट्राइब सबसे ज़्यादा दोस्तों आपको जंगलों में, प्लेन एरियाज़ में और घाली जो वैली है, घाटियाँ हैं, वहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। स्पेशली गोदावरी नदी के दोनों साइड्स पर, यानी कि लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड पर। और कौन कौन से राज्यों में, तो गोदावरी नदी दोस्तों कई सारे स्टेट से बहती है। अब यहीं पर बात हो रही राज्यों की, तो आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया एंड ओडिशा हो गया। ये 4 स्टेट्स में गोदावरी नदी के दोनों साइड पर ये कोया ट्राइब्स के लोग रहते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा गोदावरी नदी, ये गोदावरी नदी का पूरा रूट आपको नजर आएगा। इस तरीके से यहाँ पर तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ओडिशा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, यहाँ सभी जगह पर नदी के आसपास दोनों साइड्स पे कोया ट्राइब्स रहती हैं। क्लियर। लैंग्वेज की बात करेंगे तो जो कोया लैंग्वेज है, स्पेशली यहाँ पर जो इसको कोई भी बोलते हैं, कोई, ये एक द्राविडियन लैंग्वेज है जिसका ये लोग यूज़ करते हैं। जो इनकी भाषा है वो गोंडी भाषा से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है, और जो गोंडी भाषा है वो तेलुगु से इन्फ्लुएंस हुई भी है। तो कहने का मतलब है कोया ट्राइब में जो ज़्यादातर कोया ट्राइब्स के लोग हैं, या तो वो गोंडी या तेलुगु का इस्तेमाल करते हैं और कोई का इस्तेमाल करते हैं। तो ये 3 भाषाएं प्रोमिनेंट हैं। फिर बात आती है ऑक्यूपेशन की, तो ये सभी लोग शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको अपनाया करते थे। अब धीरे धीरे चीज़ें बदल चुकी हैं, तो एनिमल हस्बेंड्री को अपनाना शुरू कर दिया है, पशुपालन भी कर रहे हैं। उसके अलावा ये लोग जोवर, रागी, बाजरा और दूसरे प्रकार के मिलेट्स को भी यहाँ पर ग्रो करते हैं। तो ऑक्यूपेशन की जब बात है तो ये हमने डिस्कस किया, इस प्रकार के जो अलग अलग मोटे अनाज हैं इसको ये ग्रो करते हैं। सोसाइटी और कल्चर की जब बात आती है तो जितने भी कोया ट्राइब्स आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, ये अलग अलग 5 डिविजन्स में बिलोंग करते हैं, जिसको बोलते हैं गोत्र। तो गोत्र में यहाँ पर ये बिलोंग करते हुए नजर आते हैं। प्लस कोया ट्राइब में जो मोनोगैमी है, मतलब एक शादी, उसको यहाँ पे प्रेवलेंट माना जाता है। ये सभी लोग अपने रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो नंबर ऑफ हिंदू गॉड्स और गॉडेसेस को वर्शिप करते हैं, उनको पूजते हैं। बहुत सारी कोया डीटीज आपको जो देखने को मिलेंगे, इनमें जो देवी देवता हैं स्पेशली यहाँ पर वो फीमेल में आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाती हैं, देवियाँ देखने को मिल जाती हैं जिनको ये पूजते हैं, है ना। स्पेशली मदर अर्थ को भी यहाँ पर ये पूजते हैं। उसके अलावा ये एक कम्युनिटी फंड को मेंटेन करके चलते हैं, है ना, जिसकी वजह से अगर मान लो गांव में कोई व्यक्ति है जिसको फैमिली की ज़रूरत, जिसकी फैमिली को हेल्प की ज़रूरत है, फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत है, तो उसको प्रोवाइड करवाते हैं इस पर्टिकुलर कम्युनिटी फंड से। तो जब किसी की डेथ हो जाती है तो उस डेड बॉडी को या तो दफना दिया जाता है ना, मतलब ज़्यादातर वही अपनाते हैं ये कोया ट्राइब वाले लोग। प्लस जहाँ पर जिस व्यक्ति को दफनाते हैं वहीं पर ये एक मैनरिज्म बना देते हैं। मैनर्स क्या होता है दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर जो एक स्टोन है उसको खड़ा कर दिया जाता है। समझ गए। अब मेन फेस्टिवल की जब बात आती है तो सबसे बड़ा फेस्टिवल है विजी पांडुम, ठीक है, जिसको बोलते हैं सीड्स चार्मिंग फेस्टिवल। फिर एक और त्यौहार ये लोग मनाते हैं कोंडाला कोलुपू, ठीक है, जहाँ पर ये हिल डीटीज जो होते हैं उनको कह सकते हो प्रसन्न करते हुए फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। अब बात यह है
यहाँ पर एक डांस भी परफॉर्म किया जाता है जो बहुत फेमस है और रोबस्ट कलरफुल डांस है, जिसको बोला जाता है परमाकॉक या बाइसन हॉर्न डांस। तो ये भी दोस्तों जब भी कोई त्यौहार होता है या कोई शादी वगैरह हो रही है तो उस समय पर इस तरीके से यहाँ पे आप देख पाओगे हॉर्न पहने हुए हैं, इन्होंने सींग पहने हुए हैं और सींग पहन के इस तरीके से डांस को ये लोग परफॉर्म करते हैं। तो ये बात हो गई हमारे कोया ट्राइब्स के बारे में, बेसिक चीज़ें ध्यान रखना हमारे लिए ज़रूरी है। चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। कोलंबो प्रोसेस न्यूज़ में है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकते हैं। हुआ यह है, भारत आज के समय पर कोलंबो प्रोसेस का यहाँ पर एक चेयरमैन बन चुका है और पहली बार भारत के हाथ में इसकी चेयरमैनशिप आई है जब से भारत इसका मेंबर बना है 2003 में। इस वजह से यहाँ पर ये कोलंबो प्रोसेस न्यूज़ में है। तो कोलंबो प्रोसेस क्या है? ये एक रीजनल कंसल्टेटिव प्रोसेस है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर एशिया के जो देश हैं, स्पेशली इस पर्टिकुलर कोलंबो प्रोसेस में 12 देश दोस्तों इसके सदस्य हैं और वो 12 मेंबर्स एशिया से ही आते हैं। कौन है वो 12 कंट्रीज? तो उसमें है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, कंबोडिया, इंडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड एंड वियतनाम। तो ये मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। भारत कोलंबो प्रोसेस का शुरू से ही हिस्सा है, जब से यहाँ पर वो 2003 में इसके अंडर में आया है। ठीक है, अब बात आती है ऑब्जेक्टिव्स की। अच्छा, एक चीज़ और, ये कोलंबो प्रोसेस क्या करता है? ये आपस में जो ये 12 देश हैं दोस्तों आपस में डिस्कशन करते हैं, क्योंकि एक देश से दूसरे देश में लोग जा रहे हैं काम करने के लिए। तो जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट होता है ना, उस ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट का मैनेजमेंट कैसे करना है, तो वो सारे डिस्कशंस यहाँ पर ये देश आपस में काम मिलकर बातचीत करते हैं उसके ऊपर में। ठीक है, लेबर जो माइग्रेशन मैनेजमेंट है उसको किस तरीके से हम बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जो माइग्रेंट्स है एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं क्योंकि ये सब आसपास हैं, है ना, उनको लेकर उनकी सेफ्टी को लेकर बात करना, उनके लिए प्रॉपर सॉल्यूशंस लेकर आना। तो ओवरसीज वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए दोस्तों ये पूरा का पूरा कोलंबो प्रोसेस बनाया गया। अब जो ये प्रोसेस है ये नॉन बाइंडिंग है, कहने का मतलब है जो डिसीजंस आएंगे ऐसा नहीं है सब कंट्रीज को फॉलो करना है, समझ गए। और इस प्रोसेस में एक कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। उसके अलावा ये जो प्रोसेस एक कोऑर्डिनेट करता है परमानेंट मिशंस ऑफ मेंबर स्टेट्स, जो यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मिशंस ऑफ मेंबर स्टेट्स स्पेशली उनके साथ में कोऑर्डिनेट करके भी वर्क करता है। और इस प्रोसेस को गवर्न करने वाली बॉडी यहाँ पे आप देख पाओगे तो जो मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशंस होते हैं वो यहाँ पर इसको ओवरऑल गवर्न कर रहे होते हैं, जो अलग अलग देशों के माध्यम से प्रेजेंट होते हैं। तो इन 12 देश का एक इंपॉर्टेंट रोल है। और इसी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए एक और बॉडी आती है जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। ये टेक्निकल सपोर्ट देती है कोलंबो प्रोसेस को ताकि अच्छी तरीके से वर्क कर सके। उसके अलावा कोलंबो प्रोसेस के 5 थेमेटिक एरियाज वर्किंग ग्रुप्स आपको नजर आएंगे। जैसे एक ग्रुप इसमें आता है स्किल एंड क्वालिफिकेशन रिकग्निशन, इसको चेयर करता है श्रीलंका। फिर एक ग्रुप आता है फॉस्टरिंग एथिकल रिक्रूटमेंट, इसको चेयर करता है बांग्लादेश। फिर आता है प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन एंड एम्पावरमेंट, इसको चेयर करता है फिलीपींस। फिर आता है रेमिटेंसेस, इसको चेयर करता है पाकिस्तान। एंड देन लेबर मार्केट एनालिसिस, इसको चेयर करता है थाईलैंड। तो ये कुछ अलग अलग इसके थेमेटिक वर्किंग ग्रुप्स हैं, जिसको कौन चेयर करता है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट सा डिस्कशन। आई होप आपको मजा आया होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिली होंगी। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो भी डिस्कशन मैंने किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे लास्ट में पूछूंगा, वो आज नहीं पूछूंगा, कल पूछूंगा आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो बाकी स्टार्टिंग में आपको पता होगा मैंने एक मैप का क्वेश्चन आपको दिया था, हर रोज देता हूँ। तो एक वॉल्केनो है माउंट कैनलॉन वॉल्केनो। तो माउंट कैनलॉन वॉल्केनो जो है दोस्तों अभी हाल ही में न्यूज़ में आया, क्योंकि इस वॉल्केनो में इरप्शन देखने को मिला और ये वॉल्केनो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। आप ये इमेजिन कीजिए इस वॉल्केनो की जो हाइट है वो है 2465 मीटर्स। यानी अगर दुनिया की जो सबसे बड़ी बिल्डिंग्स हैं, दुनिया की जो 5 टॉलेस्ट बिल्डिंग्स है, चाहे बुर्ज खलीफा की बात कर लो, चाहे चाइना के शंघाई टावर की बात कर लो, चाहे मक्का रॉयल क्लॉक की बात कर लो, इन सब बिल्डिंग्स के कंपैरिजन में भी बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट ये माउंटेन आपको नजर आएगा, ये वॉल्केनो माउंट कैनलॉन। तो अभी न्यूज़ में है जिसकी वजह से ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा एक चीज़ और, कहाँ पर है ये? फिलीपींस में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिलीपींस के अंदर में ये वॉल्केनो लोकेटेड है, जिसको ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो है लोकेशंस। नाउ अब आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे से रिलेटेड आपके पास में 3 स्टेटमेंट्स है, बताइए इनमें से कौन सा सही है। पहला बोलता है कि जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है वो इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ग्लोबल सेलिब्रेशंस को लीड करता है, ये बिल्कुल सही बात है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024 का जो थीम है आपकी बार वो है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों।
क्योंकि इस बार का जो थीम है वो है लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन, ड्राफ्ट रेजिलियंस। तो यहाँ पर थीम के बेसिस पर गेम बदल गया। आपका स्टेटमेंट सेकंड गलत हो गया। फिर थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं तो सऊदी अरेबिया वो देश है जो आज के समय पर इस एनवायरमेंट डे के ग्लोबल सेलिब्रेशंस को होस्ट कर रहा है, ये बात सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। आपको पता होगा हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हम सेलिब्रेट करते हैं, जिस वजह से यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा। तो इसके बेसिस पर जो ये तीनों स्टेटमेंट है, इसका सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 ओनली। तो ये था ओवरऑल डिस्कशन। आई होप आपको मजा आया होगा, बहुत सारी चीज़ आपको जानने को मिलेंगी। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।